Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 16 July 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question. The nurse reviews the blood gas result of a client with atelectasis. The nurse analyzes the result and determines that the client is experiencing respiratory acidosis, which result validates the nurse's finding. आप किसी ऐसे पेशेंट के लैब रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं जो कि एटेलेक्टेसिस कंडीशन से सफरिंग है। इस पेशेंट की रिपोर्ट देखकर आप ये बताते हैं कि इस पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन है। इन चारों ऑप्शंस में से आपको अब उस फाइंडिंग को सेलेक्ट करना है जो इस पेशेंट में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने को बताती हो। ऑप्शन ए pH 7.25, PaCO2 50 mmHg, pH 7.35, PaCO2 40 mmHg, pH 7.50, PaCO2 52 mmHg, pH 7.52, PaCO2 28 mmHg। एसिड बेस इम्बैलेंस से एक ना एक क्वेश्चन अगर आप नॉर्सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर पूछा जाता है। द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए pH 7.25 से PaCO2 50 mm ऑफ Hg के बीच। आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज्ड वे में जान लें, कैसे हमने इस कंडीशन को जाना, कैसे इसे हमने आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले बात करते हैं एटेलेक्टेसिस क्या है। एटेलेक्टेसिस इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई प्रिवेंटिंग द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन अ पार्ट ऑफ लंग्स। मान लीजिए किसी क्लाइंट के लंग्स में एक हिस्से के अंदर एल्वियोलाइज जो होते हैं वो कोलैप्स हो गए। एल्वियोलाई छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं बॉल लाइक, जो कि गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। मान लीजिए किसी लंग्स के किसी हिस्से में कई एल्वियोलाइज अचानक कोलैप्स हो गई और अब ये एल्वियोलाइज गैस एक्सचेंज नहीं करवा पा रही हैं, तो ये कंडीशन एटेलेक्टेसिस कहलाती है। अब बात करते हैं किस प्रकार से हमने इस क्लाइंट के अंदर कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस है इसे आइडेंटिफाई किया। हम इस बात को जानते हैं कि किसी भी क्लाइंट में नॉर्मल ब्लड pH 7.35 से 7.45 के बीच में होता है और PaCO2 यानी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 35 से 45 mm ऑफ Hg के बीच होती है। अगर किसी क्लाइंट में रेस्पिरेशन रिलेटेड कोई भी कंडीशन हो तो उसमें दो वैल्यूज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, यानी एक वैल्यू डाउन होगी तो दूसरी वैल्यू अप होगी। इसे आप इस प्रकार से याद रखें, ROME वर्ड याद रखें। अगर किसी भी क्लाइंट में रेस्पिरेशन रिलेटेड कोई कंडीशन है तो उसमें दो वैल्यूज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, और अगर मेटाबॉलिक कंडीशन है तो उसमें दो वैल्यूज़ एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी, यानी या तो दो वैल्यूज़ कम होंगी या दोनों वैल्यूज़ बढ़ेंगी। इस क्वेश्चन के अंदर जब हम गौर करेंगे तो यहाँ पर pH जो है 7.25 है, यानी कि pH डाउन हो रही है, और PaCO2 जो कि नॉर्मल से ज़्यादा है 50 mmHg है, ये अपनी नॉर्मल वैल्यू से बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्लाइंट के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन हुआ है,
क्योंकि जो pH है वो 7.35 से कम हो गई है, यानी एसिडिक मीडियम बॉडी में बन गया है, और जो PaCO2 की वैल्यू है वो नॉर्मल से बढ़ गई है, 50 mm ऑफ Hg हो गई है, और ये दोनों ही वैल्यूज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, यानी pH तो कम हो रही है और CO2 बढ़ रही है। तो इस प्रकार से ये कंडीशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ एमरजेंट केयर। इन चारों ऑप्शंस में बताए गए पेशेंट में से कौन सा पेशेंट एमरजेंट केयर के लिए सही है। अ पेशेंट एडमिटेड विद सिंपल फ्रैक्चर ऑफ द आर्म, ऐसा पेशेंट जिसे आर्म में फ्रैक्चर हो। ऑप्शन बी, अ पेशेंट एडमिटेड विद एब्डोमिनल पेन, ऐसा पेशेंट जिसे एब्डोमिनल पेन हो। ऑप्शन सी, अ पेशेंट एडमिटेड विद चेस्ट पेन, डिस्पनिया, डाइफोरेसिस, ऐसा पेशेंट जिसे चेस्ट पेन हो, सांस लेने में तकलीफ हो, लगातार स्वेटिंग हो रही हो, पसीने आ रहे हों। या फिर ऑप्शन डी, अ पेशेंट एडमिटेड विद कफ, टेम्परेचर ऑफ 101, कफिंग के साथ एडमिट हुआ पेशेंट जिसमें बॉडी टेम्परेचर 108 डिग्री है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पर हम एमरजेंट वर्ड को याद रखने के लिए एमरजेंसी से इसे याद रखें। एमरजेंट केयर उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनमें कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, एमरजेंसी वाली कंडीशन हो। यहाँ पर ऑप्शन सी वाले पेशेंट में लगातार सीने में दर्द है, सांस लेने में तकलीफ़ है और पसीना भी आ रहा है। ये तीनों ही सिम्टम हार्ट अटैक को बताते हैं, तो हमें इस पेशेंट को सबसे पहले अटेंड करना है और इसे पूरी केयर प्रोवाइड करनी है। जब हम ट्राइएज पढ़ते हैं तो उसमें 4 कैटेगरी से पेशेंट्स को क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले है एमरजेंट पेशेंट, फिर आता है अर्जेंट पेशेंट, फिर आता है नॉन अर्जेंट केसेस और फिर आता है डेथ। एमरजेंट केसेस को हम ट्राइएज के अंदर रेड कलर से क्लासीफाई करते हैं। ये फर्स्ट प्रायोरिटी केसेस होते हैं, इन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। सेकंड, अर्जेंट केसेस को हम येलो कलर कैटेगरी में रखते हैं ट्राइएज के अंदर। इन्हें हम सेकंड प्रायोरिटी केसेस के नाम से डिनोट करते हैं। इन्हें आधा 1 घंटा 1.5 घंटा बाद भी ट्रीटमेंट मिले तो इनकी जान बचाई जा सकती है। थर्ड कैटेगरी होती है नॉन अर्जेंट केसेस, इन्हें हम ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। इस प्रकार के पेशेंट्स में कुछ ज़्यादा बड़ी इंजरीज आदि नहीं होती, इन्हें हम कुछ समय ठहर के भी केयर दें तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फाइनली जो लास्ट कैटेगरी आती है उस कैटेगरी में हम ऐसे पेशेंट्स को रखते हैं जिनकी या तो डेथ हो चुकी है या फिर अब उनकी डेथ होना निश्चित है, उन्हें कोई भी ट्रीटमेंट देने के बाद भी बचाया नहीं जा सकता। ऐसे सभी पेशेंट फोर्थ कैटेगरी में डाले जाते हैं ट्राइएज की, और इन्हें हम ब्लैक कलर से डिनोट करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस इज टू। पेरिटोनियल डायलिसिस करने का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए, री इस्टेब्लिश किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शंस को फिर से नॉर्मल करने के लिए। ऑप्शन बी, क्लियर द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को साफ करने के लिए। ऑप्शन सी, प्रोवाइड फ्लूइड फॉर इंट्रासेल्युलर स्पेस, इंट्रासेल्युलर स्पेस के लिए फ्लूइड प्रोवाइड करवाने हेतु। या फिर रिमूव टॉक्सिन्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, हमारी बॉडी में बने
हार्मफुल सब्सटेंसेस, वेस्ट प्रोडक्ट आदि आदि को रिमूव करने के लिए। क्यों पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रिमूव टॉक्सिन्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। पेरिटोनियल डायलिसिस करके हम उन पेशेंट में ब्लड में मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं जिनकी किडनी अब पहले की तरह फंक्शनिंग स्टेट में नहीं है। आइए, डायलिसिस प्रोसेस में जो दो टाइप्स होते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, इनके बारे में जान लेते हैं। Hemodialysis is a ongoing dialysis 3 to 5 times a week that cleans your blood, usually in dialysis center. The hemodialysis access in your arm. हीमोडायलिसिस वह प्रोसीजर है जिसे हम हॉस्पिटल या डायलिसिस सेंटर्स में जाकर परफॉर्म करवाते हैं। हीमोडायलिसिस एक सप्ताह में 3 से 5 बार किया जा सकता है। ये पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसकी किडनी कितनी फंक्शनिंग है, इस चीज़ पर निर्भर करता है। हीमोडायलिसिस बेसिकली हमारे ब्लड को फिल्टर करने वाला एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। हीमोडायलिसिस में जो हीमोडायलिसिस मशीन होती है, उस मशीन से पेशेंट के पूरे ब्लड को गुजारा जाता है और ये मशीन फिर इस पर्सन के ब्लड को प्योर कर देती है। पेशेंट के ब्लड को मशीन में पहुंचाने के लिए पेशेंट के आर्म्स में ब्लड पाइप कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस की। इज ऑनगोइंग डायलिसिस डेली दैट कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड बाय वॉशिंग द एम्प्टी स्पेस इन द एब्डोमेन। इट कैन बी डन एट होम। पेरिटोनियल डायलिसिस का वह प्रकार है जिसे आप खुद से या पेशेंट खुद अपने आप घर में भी कर सकता है। इसे पेशेंट डेली बेसिस पे कर सकता है, रोज कर सकता है। पेरिटोनियल डायलिसिस प्रोसेस में पेशेंट के एब्डोमेन एरिया में जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें 1 लीटर फ्लूइड को 15 से 20 मिनट तक रखा जाता है और फिर इस फ्लूइड के द्वारा बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को धीरे धीरे अपने अंदर मिक्स करके बॉडी से अपने आप ये धीरे धीरे ड्रेन आउट हो जाता है। इस प्रकार से ये डायलिसिस परफॉर्म होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस जब किया जाता है तो पेशेंट को असेप्टिक टेक्निक का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि पेरिटोनियल लेयर इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है और थोड़ा सा भी कंटेमिनेशन वहाँ पर पेरिटोनाइटिस कंडीशन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ यूट्रस बाय द 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज। 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर यूट्रस का साइज कितना होता है? लाइक अ फुटबॉल, लाइक अ फीटल हेड, लाइक क्रिकेट बॉल, लाइक हैंस एग। 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद यूट्रस का साइज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद यूट्रस का जो साइज़ है वो फीटल हेड के बराबर होता है। न्यूबॉर्न बेबी के सर का जो साइज़ होता है लगभग इस आकार का वुम्ब में फीटस बन चुका होता है। प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से लेकर 12 वीक पीरियड होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 से लेकर 28 वीक की ड्यूरेशन का होता है और फिर लास्ट जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो 39 से टिल डिलीवरी तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी विदहेल्ड इन हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस करने से पहले कौन सी दवा नहीं देनी चाहिए? इंसुलिन, कैल्शियम प्रिपरेशन, डिगॉक्सिन या एंटी हाइपरटेंसिव।
The right answer is option D, antihypertensive medicines. Withhold antihypertensive and other drugs that can affect the blood pressure or cause hypotension during the hemodialysis. आपको डायलिसिस से पहले उन सभी मेडिसिन्स को रोक लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए, जिनकी वजह से पेशेंट को लो बीपी हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है। क्योंकि हीमोडायलिसिस प्रोसेस के बाद जब ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट या एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिमूव कर लिया जाता है तो वैसे भी पेशेंट में कुछ ब्लड प्रेशर कम होता है, और अगर हाइपरटेंसिव मेडिसिन दी गई हों तो पेशेंट को सडनली काफ़ी ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और इससे उसे रिस्क रहता है। ऑल्सो विदऑल ड्रग्स दैट कैन बी रिमूव्ड एंड वाटर सॉल्यूबल विटामिन। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के अलावा उन सभी मेडिसिन को भी पेशेंट में डायलिसिस से पहले नहीं देना चाहिए जो डायलिसिस की वजह से ब्लड से रिमूव कर दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट कॉमन टू प्रेग्नेंट क्लाइंट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन सी कंडीशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है? ब्रेस्ट एब्सेस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फिजियोलॉजिक एनीमिया, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। Option C is correct here, metabolic acidosis. Hemodynamic changes occur in pregnancy to prepare for expected blood loss at delivery. प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन के शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनके द्वारा उस वुमेन की बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम है उसे बढ़ा दिया जाता है। इसका कारण ये है कि डिलीवरी के दौरान जो ब्लड लॉस होगा उसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन ना डेवलप हो, इसलिए प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में ब्लड वॉल्यूम की मात्रा नॉर्मल से कई ज़्यादा बढ़ जाती है। फिजियोलॉजिक एनीमिया। फिजियोलॉजिक एनीमिया क्या है? Occurs in pregnancy because plasma volume increases more quickly than red cell mass. हमारे शरीर में ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसका रेशो और आरबीसी का रेशो एक सिमिलर अमाउंट में रहना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट वुमेन की बात की जाए तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में प्लाज्मा वॉल्यूम अचानक से बढ़ने लगता है और इस बढ़े हुए प्लाज्मा लेवल के अनुपात में हमारी बॉडी आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं कर पाती। तो कहने का मतलब ये है कि प्लाज्मा का लेवल तो अब ज़्यादा है लेकिन आरबीसी का लेवल उसकी तुलना में बराबर नहीं है। यही कंडीशन फिजियोलॉजिक एनीमिया कहलाती है। एनीमिया का मतलब है हमारी बॉडी में आरबीसी का कम होना या यूँ कहें हीमोग्लोबिन का कम होना। हमारी जो आरबीसीज़ हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स हैं, इन्हीं पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और एक हीमोग्लोबिन एक समय पर 4 ऑक्सीजन एटम्स को कैरी करता है। सिंपली कहें तो हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी में काम है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड करके एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। Iron deficiency anemia occurs for 75% of all anemias in pregnancy. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी एनीमियाज होते हैं उनमें से 75% आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही होता है। ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन इज रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में होने वाले इस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए ही ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन रिकमेंड किया जाता है, दिया जाता है।
आप चाहें तो इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम में ये सभी पॉइंट्स पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अफेसिया? अफेसिया क्या है? ऑप्शन ए, इंक्रीज रेट ऑफ स्पीच, इनएबिलिटी टू स्पीक, लाउड स्पीच, हाई पिच स्पीच। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अफेशिया का मतलब है इनएबिलिटी टू स्पीक, यानी पर्सन बोल नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पेशेंट्स राइट साइड इज वीक, व्हाट शुड बी द मोस्ट एक्यूरेट एनालिसिस बाय द नर्स? अगर किसी पेशेंट की बॉडी का राइट साइड कमज़ोर है तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, एक्सप्रेसिव अफेसिया इज प्रोमिनेंट ऑन क्लाइंट विथ राइट साइडेड वीकनेस। जिन पेशेंट्स में बॉडी का राइट हिस्सा, राइट साइड वीक होता है, कमज़ोर होता है, उनमें एक्सप्रेसिव अफेसिया देखने को मिलता है। या फिर ऑप्शन बी, द अफेक्टेड लोब इन द पेशेंट इज राइट लोब। राइट साइडेड बॉडी वीकनेस में ब्रेन का राइट लोब डिफेक्टेड होने के कारण होता है। ऑप्शन सी, द क्लाइंट विल हैव प्रॉब्लम इज जजिंग डिस्टेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन। जिन क्लाइंट्स में बॉडी का राइट पार्ट पूरी तरह से हेल्दी नहीं है, वो डिस्टेंस और प्रोप्रियोसेप्शन को जज नहीं कर पाते प्रॉपरली। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, क्लाइंट्स ओरिएंटेशन टू टाइम एंड स्पेस विल बी मच अफेक्टेड। राइट साइडेड बॉडी पार्ट वीकनेस वाले पेशेंट में ओरिएंटेशन, टाइम और स्पेस के लिए ओरिएंटेशन सही नहीं होता है। कौन सा स्टेटमेंट राइट साइडेड बॉडी पार्ट वीकेंड पर्सन के लिए सही माना जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्सप्रेसिव अफेसिया इज प्रोमिनेंट ऑन क्लाइंट विथ राइट साइडेड वीकनेस। जिन लोगों में बॉडी का राइट साइड कमज़ोर होता है, उनमें एक्सप्रेसिव अफेसिया कंडीशन देखने को मिलती है। क्या है ये, क्यों है ये, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। एक्सप्रेसिव अफेसिया, ब्रोकाज अफेसिया और मोटार अफेसिया occurs due to defect into Broca's speech area, which is located in the frontal lobe into the left hemisphere. एक्सप्रेसिव अफेसिया को हम ब्रोकास अफेसिया या फिर मोटार अफेसिया नाम से जानते हैं। ब्रोकास एक्सप्रेसिव अफेसिया कंडीशन में हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर का, ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फेयर का ब्रोकास स्पीच एरिया, जिसे आप एरिया 44 और 45 के नाम से भी जानते हैं, उसमें डिफेक्ट हो जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अगर किसी पेशेंट के ब्रेन का लेफ्ट पार्ट, याद रखिएगा लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ सेरिब्रम, उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट हो जाए, स्पेशली ब्रोकास स्पीच एरिया में, तो इसकी वजह से एक्सप्रेसिव अफेसिया कंडीशन हो जाती है। बिकॉज ब्रोकास स्पीच एरिया is located into the left hemisphere, so aphasia is prominent into client with right sided weakness. इसी से जुड़ा एक और पॉइंट, proprioception means awareness of posture, movement and changes in equilibrium, which is the function of cerebellum. Patient have right sided weakness, so the affected part will be left lobes. यस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। मान लीजिए ये आपका पेशेंट है,
इस पेशेंट में मान लीजिए ब्रेन का लेफ़्ट साइड इफ़ेक्टेड है, इस पेशेंट के ब्रेन के लेफ़्ट हिस्से में प्रॉब्लम है, तो इस हिस्से की प्रभाव के कारण इस पेशेंट की बॉडी का राइट साइड सही तरह से काम नहीं करेगा। एक बार फिर से देखिए, अगर किसी पेशेंट में ब्रेन का लेफ़्ट हिस्सा प्रभावित हो, उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट हो, तो इस पेशेंट की बॉडी का राइट साइड सही तरीके से काम नहीं करेगा। और इससे ऑपोजिट बात की जाए तो अगर किसी पेशेंट के ब्रेन का राइट साइड अफेक्टेड है, तो इस पेशेंट में बॉडी का लेफ़्ट हिस्सा काम नहीं करेगा। आप समझ गए होंगे, ब्रेन का अगर लेफ़्ट पार्ट खराब है तो बॉडी का राइट हिस्सा काम नहीं करेगा, और ब्रेन का राइट हिस्सा खराब है तो बॉडी का लेफ़्ट हिस्सा काम नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ से जब न्यूरॉन्स नीचे की तरफ आते हैं तो जो राइट साइड वाला न्यूरॉन है वो इस प्रकार से नेक एरिया पर क्रॉस हो जाता है, और लेफ़्ट वाला जो न्यूरॉन है वो राइट साइड की बॉडी की तरफ मूव कर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ लोअर बॉडी। तो इस पेशेंट में लेफ्ट हेमिस्फेयर का ब्रोकास एरिया अफेक्ट हुआ है, स्पीच कंट्रोल सेंटर अफेक्ट हुआ है, और इस वजह से ये पेशेंट अपनी फीलिंग्स को, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, दूसरे किसी लोगों को बता नहीं पाएगा। यही कंडीशन एक्सप्रेसिव अफेजिया के नाम से जानी जाती है। हमारे ब्रेन का जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है, ये हमारी बॉडी मूवमेंट, पोस्चर, गेस्चर, चेंज इन इक्विलिब्रियम आदि चीज़ों को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर फीडिंग विया nasogastric tube. The nurse would perform which of the following before initiating the feeding? आप किसी क्लाइंट में नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी हो और उसे फीडिंग देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, असेस फॉर ट्यूब प्लेसमेंट बाय एस्पायरेटिंग स्टमक कंटेंट। हम इस पेशेंट में स्टमक कंटेंट को एस्पायरेट करके ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करेंगे। ऑप्शन बी, प्लेस द पेशेंट इन लेफ्ट लाइंग पोजीशन। हम इस पेशेंट को बाईं करवट पर लेटाएंगे। ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर फीडिंग विद 50% H2O कॉन्सेंट्रेशन। इसे 50% H2O कॉन्सेंट्रेशन के साथ फीडिंग देंगे। या फिर एंश्योर दैट द फीडिंग सॉल्यूशन हैज़ बीन वार्म्ड इन अ माइक्रोवेव फॉर 2 मिनट्स। हम इस चीज़ को निश्चित करेंगे कि पेशेंट को जो दी जाने वाली फीडिंग है वो कम से कम 2 मिनट माइक्रोवेव में गर्म की गई हो। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, assess for tube placement by aspirating stomach content। जब भी किसी क्लाइंट में नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाई जाती है, एनजी ट्यूब लगाई जाती है, राइल्स ट्यूब लगाई जाती है, तो राइल्स ट्यूब लगाने के तुरंत बाद हम पेशेंट में ये ट्यूब सही जगह पर लगी है या नहीं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। ट्यूब प्लेसमेंट को चेक करने के लिए कन्फर्मेटरी मेथड के रूप में एक्सरे करवाया जाता है। एक्सरे द्वारा ट्यूब की लोकेशन कंफर्म होने के बाद पेशेंट को हम सेमी फॉवलर्स या हाई फॉवलर्स पोजीशन देने के बाद फीड करवाते हैं, जिससे कि पेशेंट में रिस्क ऑफ एस्पायरेशन कम हो जाए। लेफ़्ट लाइंग पोजीशन सही नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके अलावा पेशेंट को जब भी हम फीडिंग देते हैं तो फीडिंग में जो भी कंटेंट है उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, रूम टेम्परेचर से हल्का होना चाहिए। अदरवाइज़ पेशेंट में ईसोफेगस बर्न हो सकती है, स्टमक एरिया में बर्न हो सकता है, अल्सर्स हो सकते हैं। पेशेंट को 50% कॉन्सेंट्रेशन के साथ फीडिंग देने का कोई सही कॉन्सेप्ट नहीं है।
सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। पेशेंट में जब भी आपको फीडिंग देनी है तो सबसे पहले ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करना है। फर्स्ट टाइम जब ट्यूब इंसर्ट की जाती है तो एक्सरे द्वारा कंफर्मेटिव अपन प्लेसमेंट चेक करते हैं, और बाकी जब नेक्स्ट फीडिंग्स आप देते हैं तो उसमें आप स्टमक कंटेंट को एस्पायरेट करेंगे और फिर इस स्टमक कंटेंट की पीएच को चेक करेंगे। अगर ये पीएच एसिडिक है तो फिर आप ये मानेंगे कि जो ट्यूब है वो बिल्कुल सही जगह पर है, अब हम इस पेशेंट को फीडिंग दे सकते हैं। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है उसे हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इंसर्ट करना चाहिए। स्टमक की पीएच यदि आपसे पूछी जाए तो 1.5 से 2.5 के बीच होती है। ये हाईली एसिडिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl। इसके अलावा नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कितनी लंबाई की पेशेंट में इंसर्ट करनी है, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर कई बार पूछ चुका है। तो याद रखिएगा, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब का मेजरमेंट करने के लिए नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब का एक हिस्सा पेशेंट की नोज टिप पर रखते हैं, फिर उसे ईयर लोब तक लेकर जाते हैं और फिर वहाँ पर इसे होल्ड करके रिमेनिंग ट्यूब को जिफ स्टर्नम प्रोसेस तक मेजर किया जाता है। जो लेंथ आती है उसी लेंथ तक पेशेंट में इस ट्यूब को इंसर्ट करके फिक्स किया जाता है। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब का इस्तेमाल जनरली उन पेशेंट्स में फीडिंग करवाने या फिर मेडिसिन को डिलीवर करवाने के लिए किया जाता है जिनमें ओरल सर्जरी हो, या फिर पूरी तरह से जो पर्सन कॉन्शियस ना हो, या फिर ओरली जो आप खाना खा नहीं सकते हो, उन सभी में नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट important question. A patient hospitalized for the treatment of severe preeclampsia. Which of the following represents an unusual finding for this condition? किसी फीमेल प्रेग्नेंट क्लाइंट को हॉस्पिटल में प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन के साथ डायग्नोसिस के साथ एडमिट करवाया गया है, और आपको बताना है कि प्री एक्लेम्शिया कंडीशन में कौन सी फाइंडिंग नहीं देखने को मिलती। ऑप्शन ए जनरलाइज्ड एडिमा, ऑप्शन बी प्रोटीनयूरिया, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर ऑफ 160/110, ऑप्शन डी कन्वर्जेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर किसी प्रेग्नेंट क्लाइंट में हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीनयूरिया और बॉडी में एडिमा हो तो ये तीनों फाइंडिंग प्री एक्लेम्शिया कंडीशन के होने को बताती हैं। अगर इस वुमेन में इन तीनों फाइंडिंग्स के साथ कन्वर्जेंस या कोमा भी आ जाए तो ये कंडीशन अब एक्लेम्शिया कहलाती है। तो याद रखिएगा, एक्लेम्शिया से पहले वुमेन प्री एक्लेम्प्टिक स्टेट में होती है जिसमें जनरलाइज्ड एडिमा, प्रोटीनयूरिया और हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, और जैसे ही इस वुमेन में कन्वर्जेंस आने लगे, सीजर्स आने लगे, या फिर इसमें ये वुमेन कोमा में चली जाए तो फिर इसे हम एक्लेम्शिया कंडीशन के नाम से जानते हैं। प्री एक्लेम्शिया वाली कंडीशन से वुमेन एक्लेम्शिया में कन्वर्ट ना हो जाए इसलिए MgSO4 मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो याद रखिएगा, इस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन हैड बीन टेकिंग ओवर द काउंटर एंटासिड्स फॉर द रिलीफ ऑफ गैस्ट्रिक अपसेट. She is on renal dialysis 3 times a week and the nurse should carefully monitor the client for the development of what condition? आप किसी ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसे एक सप्ताह में 3 बार डायलिसिस करवाना होता है। ये पेशेंट गैस्ट्रिक अपसेट को करेक्ट करने के लिए ओवर द काउंटर एंटासिड मेडिसिन भी रेगुलर बेसिस पे ले रही है। इस पेशेंट में कौन सी फाइंडिंग डेवलप हो सकती है, इसके लिए एज अ नर्स आपको अलर्ट रहना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं हाइपोमैग्नीसीमिया, ऑप्शन बी हाइपर कैलीमिया, ऑप्शन सी हाइपर मैग्नीसीमिया, ऑप्शन डी हाइपोनेट्रीमिया।
The right answer is option C, hypermagnesemia. Let's see the rationale. Hypermagnesemia usually occurs in renal failure due to decreased renal excretion of magnesium, and during dialysis the dialysis solution contains magnesium chloride MgCl2.6H2। जब किसी क्लाइंट में डायलिसिस करवाया जाता है तो डायलिसिस के दौरान डायलिसिस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। डायलिसिस सॉल्यूशन में मैग्नीशियम क्लोराइड इस्तेमाल होता है और मैग्नीशियम की मात्रा मैग्नीशियम क्लोराइड में अत्यधिक होने और ओवर द काउंटर मेडिसिन में मैग्नीशियम की मात्रा होने से पेशेंट में मैग्नीशियम का लेवल लगातार बढ़ता रहता है। इस वजह से पेशेंट में कहीं हाइपर मैग्नीसीमिया कंडीशन डेवलप ना हो जाए, इस चीज़ के लिए हमें अलर्ट रहना है। सो अवॉइड ओवर द काउंटर OTC एंटासिड मेडिकेशन दैट कंटेन मैग्नीशियम सच एज एंटासिड, लैक्सेटिव्स एंड एनिमा। इसी वजह से ओवर द काउंटर एंटासिड्स उन सभी को अवॉइड करना है जिनमें मैग्नीशियम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रेन डेथ इंक्लूड्स। ब्रेन डेथ में क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं? डायबिटीज इंसिपिडस, एपनिया, पल्स रेट अनरिस्पॉन्सिव टू एट्रोपिन या फिर ऑल द अबव। The right answer is option D, all the above। अगर किसी क्लाइंट में ब्रेन डेथ हो जाता है तो उसमें डायबिटीज़ इंसिपिडस कंडीशन देखने को मिलती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस कंडीशन का मतलब है पेशेंट के ब्रेन द्वारा ADH हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो पाता और एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन होता है। यही कंडीशन डायबिटीज़ इंसिपिडस कहलाती है। ब्रेन डेथ वाले पेशेंट में एपनिया देखने को मिलता है, यानी कि लैक ऑफ रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। अगर ब्रेन डेथ वाले पेशेंट्स को हम एट्रोपिन एडमिनिस्टर करें तो इससे पल्स रेट इम्प्रूव नहीं होता, यानी कि पल्स पर एट्रोपिन देने के बाद भी किसी तरह का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों फाइंडिंग ब्रेन डेथ होने पर देखने को मिलती हैं। ब्रेन डेथ को हम ब्रेन स्टेम डेथ के नाम से भी जानते हैं और किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को अगर आप लीगली डेड डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर ब्रेन डेथ होने के बाद ही आप इसे लीगली डेड डिक्लेयर कर सकते हैं। जब तक किसी पर्सन में ब्रेन काम कर रहा है आप उसे लीगली डेड नहीं कह सकते। It is complete and irreversible cessation of all brain function। ब्रेन डेथ का मतलब है ब्रेन के सभी फंक्शंस का कंप्लीटली इरिवर्सिबली स्टॉप हो जाना। इरिवर्सिबली का मतलब है कि आप उसे वापस ठीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सीरम कैल्शियम लेवल लेस देन 5 mg/% इट अकर्स ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी ऑफ विच हार्मोन। अगर किसी क्लाइंट में कैल्शियम का लेवल 5 mg/% से कम हो जाए तो ये किस हार्मोन की एबनॉर्मेलिटी के कारण होगा? ऑप्शन ए हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑप्शन बी हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन सी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म या फिर ऑप्शन डी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। The right answer is option C, hypoparathyroidism। Let's see the rationale. Parathyroid hormone regulates calcium level in blood largely by increasing the levels when they are too low। हमारे थायराइड ग्लैंड के पोल्स पर पाई जाने वाली पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा पैराथायरॉइड हार्मोन यानी PTH का सिक्रीशन किया जाता है और इस हार्मोन के सिक्रीशन के कारण
ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है। पैराथायरॉइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होने पर बोन से कैल्शियम को लेकर ब्लड में डाल देती है, जिससे कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल बना रहता है। इसके ऑपोजिट कैल्सीटोनिन नाम का जो हार्मोन होता है वो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर ब्लड में मौजूद एक्स्ट्रा कैल्शियम कंटेंट को ब्लड से बोन को दे देता है, जहां पर बोन इसे स्टोर करके रखती हैं। It does it through its action on kidneys, bones and intestine. पैराथायरॉइड हार्मोन का एक्शन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये किडनी, बोन और इंटेस्टाइन पर जाकर एक्ट करता है। पैराथायरॉइड हार्मोन किडनीज के ऊपर जाकर कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए कहता है। बोन्स के पास कैल्शियम जाता है और बोन से एक्स्ट्रा कैल्शियम कंटेंट को लेकर ब्लड को देता है और इंटेस्टाइन में ये एक्ट करके इंटेस्टाइन से कैल्शियम कंटेंट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटॉक्सिन कॉजेज ऑल एक्सेप्ट। इन चारों ऑप्शंस में से ऑक्सीटॉक्सिन का एक्शन कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मायो एपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी लैक्टोजेनेसिस, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, ऑप्शन डी मिल्क इजेक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस का मतलब होता है मिल्क का फॉर्मेशन। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज नोन एज लैक्टोजेनेसिस और इसके लिए प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, जिसे आप पिटोसिन या फिर लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ये मायो एपिथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, लेबर प्रोसेस के दौरान यूट्राइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और बेबी जब ब्रेस्ट को सक करके ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उस समय मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स द्वारा मिल्क का इजेक्शन करवाने का काम भी इसी ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन विया नेजल कैन्यूला। अगर किसी पेशेंट को आप नेजल कैन्यूला से ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं तो इसमें फ्लो रेट कितनी होनी चाहिए। रिकमेंडेड फ्लो रेट आपको बताना है 1 to 4 लीटर्स पर मिनट, 1 to 6 लीटर्स पर मिनट, 4 to 6 लीटर्स पर मिनट, 6 to 8 लीटर्स पर मिनट। The right answer is option A 1 to 4 liters per minute. Recommended flow rate via nasal cannula is 1 to 4 liters per minute. Next question, visual examination for a 2 years old child is done with which of these? किसी 2 साल के बच्चे में यदि आपको विजन चेक करना है, विजुअल एग्जामिनेशन करना है, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ऑप्शन ए सेनाइल्स चार्ट, ऑप्शन बी एलन कलर चार्ट, ऑप्शन सी कवरिंग राइट साइड ऑफ आई, ऑप्शन डी डॉट टेस्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एलन कलर चार्ट। 2 साल के बच्चे एग्जैक्टली सेनाइल चार्ट में जो डिजिट्स या अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं उन्हें रीड करके नहीं बता सकते, तो इन बच्चों में विजन को चेक करने के लिए एलन कलर चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस कलर चार्ट में अलग अलग रंग होते हैं जिन्हें बच्चा देखकर बता सकता है और इससे हम बच्चे में विजन का असेसमेंट करते हैं। तो याद रखिएगा, सेनाइल चार्ट अडल्ट्स में इस्तेमाल होता है या ऐसे बच्चों में इस्तेमाल होता है जिनमें अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज हो, और इससे छोटे बच्चे जिन्हें अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज नहीं है उनके लिए एलन कलर चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये बच्चे मोस्टली 2 साल या इससे कम उम्र के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द डायफ्राम इज कॉल्ड।
डायफ्राम को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, ये आपको बताना है। इंफीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी, सुप्रारीनल आर्टरी, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी या फिर सीलियक आर्टरीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। डायफ्राम को इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट्स पोस्ट सर्जिकल रिमूवल ऑफ 6 mm ओरल कैंसरस लीजन, द प्रायोरिटी नर्सिंग मेजर वुड बी 2। आप किसी ऐसे पेशेंट को ऑपरेशन या सर्जरी के बाद केयर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें 6 mm का ट्यूमर ओरल एरिया से निकाला गया है। इस पेशेंट में प्रायोरिटी नर्सिंग नीड क्या होगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मेंटेनिंग पेटेंट एयरवे, ऑप्शन बी परफॉर्म मेटिकुलस ओरल केयर एवरी 2 hours, option C ensure that the incisional area is kept dry as possible, option 4 assess the client frequently for pain using visual analog scale। The right answer is option A। अगर किसी भी क्लाइंट में आपसे कभी भी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए और उसमें अगर एयरवे मौजूद है तो ये सबसे पहली प्रायोरिटी मानी जाएगी। अगर पेशेंट का एयरवे पेटेंट है, वो रेस्पिरेशन कर पा रहा है, तो फिर हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, उसकी कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। सो नर्सिंग एक्शंस में, नर्सिंग रोल्स के अंदर एयरवे को मैनेज करना, एयरवे को पेटेंट रखना, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय। एस्टिग्मेटिज्म को हम किसके द्वारा करेक्ट कर सकते हैं? बाईफोकल लेंसेज, सिलेंड्रिकल लेंसेज, कॉनकेव लेंसेज, प्लानो कॉन्वेक्स लेंसेज। The right answer is option B cylindrical lenses। एस्टिग्मेटिज्म कंडीशन को हम सिलेंड्रिकल लेंसेज का इस्तेमाल करके करेक्ट कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं एस्टिग्मेटिज्म के बारे में। एस्टिग्मेटिज्म is a common and generally treatable imperfection in the curvatures of surface of your eyes, cornea or lens inside your eye that causes blurred distance or near vision। अगर किसी पर्सन की आइज़ के लेंस वाला पार्ट, कॉर्निया वाला पार्ट, इसमें इम्परफेक्शन हो जाए, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली जो लेंस है वो इस शेप का होता है, लेकिन किसी कारण से लेंस की जो आकृति है वो बदल जाए, इम्परफेक्शन ऑफ द शेप हो जाए, तो इस वजह से जो लाइट रेज हैं वो प्रॉपरली रेटिना पर फोकस नहीं हो पाएंगी और इससे पेशेंट में नियर और फार विजन एबनॉर्मल हो सकता है। यही कंडीशन एस्टिग्मेटिज्म कहलाती है। Astigmatism is a condition in which the anatomy of the eye become disturbed। If you want, take screenshot। Next question, the nurse inserting Ryle's tube for an adult patient is aware that the distance between incisor teeth and gastroesophageal junction is। किसी क्लाइंट में आप राइल्स ट्यूब लगाने जा रहे हैं, इस अडल्ट पेशेंट में इंसीजर टीथ से लेकर गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तक डिस्टेंस कितनी होती है, ये आपको बताना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्ज़ाम 2022। फर्स्ट ऑप्शन 20 सेंटीमीटर्स, सेकंड ऑप्शन
30 centimeters, third option 40 centimeters, fourth option 50 centimeters. आपके इंसीजर टीथ से लेकर ईसोफेगस और स्टमक जिस जगह पर जुड़ते हैं उस जगह तक की जो डिस्टेंस है वो आपसे पूछी जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया. The right answer is option C, 40 centimeters. In adult, the distance from incisor teeth to the esophagogastric junction have been described to be in range of 32 to 50 centimeters. इंसीजर टीथ से लेकर ईसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शंस के बीच की जो लंबाई है वो 32 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है. और यहाँ पर सिंगल वैल्यू में अगर आंसर आपको सेलेक्ट करना हो तो 40 सेंटीमीटर इज़ अ बेस्ट चॉइस. टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट फॉर योर रिवीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विल हेल्प इन टू प्रिवेंट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. अगर किसी पेशेंट में, किसी पर्सन में आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन प्रिवेंट करना हो तो कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप यूज़ करेंगे? लव, ग्लव, मास्क, शू कवर. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज मास्क. किसी भी पर्सन में ड्रॉपलेट्स या यूं कहें पेशेंट जब लाउडली स्पीक करता है, स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है तो उसके माउथ से पानी की छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं जिसे आप ड्रॉपलेट या एरोसोल के नाम से जानते हैं. अगर ये ड्रॉपलेट्स ज़मीन पे ना गिरें, डायरेक्टली किसी और हेल्दी पर्सन के माउथ तक पहुंच जाएं तो उसे भी ये डिजीज़ हो सकता है. और इस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया जाता है. मास्क रूपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है. एग्ज़ाम के लिए आप कोरोना, कोविड-19 डिजीज़ ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन हु हैव एक्सपीरियंस्ड मैटरनल डिप्रीवेशन. आपको उन इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रंस के कैरेक्टरिस्टिक को सेलेक्ट करना है जिनमें मैटरनल डिप्रीवेशन हो चुका है, यानी उनकी मदर का छोटी एज में ही देहांत हो गया है, डेथ हो गया है. ऐसे बच्चे में आपको कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए, एक्सट्रीमली एक्टिव. ऑप्शन बी, प्रोनेशन टू इलनेस. ऑप्शन सी, रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई. Option D, tendency towards overeating. The right answer is option B, proneness to illness. ऐसे बच्चे जिनकी मदर यंग एज के अंदर ही डेड कर जाती हैं तो इन बच्चों को प्रॉपर मदर का लव, सपोर्ट और ब्रेस्ट फीडिंग ना मिल पाने के कारण इनमें डिजीज़ के डेवलपमेंट होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है. तो हम कह सकते हैं दीज चाइल्ड आर प्रोन टू इन्फेक्शन और इलनेस. मदर के ब्रेस्ट में इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है और इम्यूनोग्लोबुलिन ए के कारण जो बच्चे हैं वो हेल्दी होते हैं, इन्फेक्शन से बचते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कीरेटोमेट्री इज़ डन टू असेस. कीरेटोमेट्री प्रोसेस का इस्तेमाल किस चीज़ के असेसमेंट के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, कॉर्नियल कर्वेचर. ऑप्शन बी, कॉर्नियल सेंसेशन. ऑप्शन सी, कॉर्नियल थिकनेस. ऑप्शन डी, कॉर्नियल एंडोथीलियम. The right answer is option A, corneal curvatures. Let's see about keratometry. Keratometry is the measurement of corneal curvature to determine the power of cornea. It is used to measure astigmatism. हमने एस्टिग्मेटिज्म के बारे में प्रीवियसली डिस्कस किया है और एस्टिग्मेटिज्म के ट्रीटमेंट के लिए हम
किरेट्रोमेट्री प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। किरेट्रोमेट्री वह प्रोसीजर है जिससे हम हमारी आँख के कॉर्निया की पावर का असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 6-year-old child is admitted to hospital with pneumonia. An immediate priority in this child nursing care would be 6 साल का बच्चा हॉस्पिटल में निमोनिया की डायग्नोसिस के साथ एडमिट हुआ है। इस बच्चे में इमीडिएटली नर्सिंग केयर के रूप में क्या प्रायोरिटी इंटरवेंशन रहेगा? रेस्ट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, एलिमिनेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रेस्ट। निमोनिया कंडीशन को हम वेट लंग्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। वेट लंग्स का मतलब है कि इस पेशेंट के फेफड़ों में पानी भर जाता है। बेसिकली ये पानी बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होता है जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बाद बैक्टीरिया द्वारा लगातार सिक्रीट किया जा रहा होता है। इस टॉक्सिन के इफ़ेक्ट के कारण एल्वियोलाइज में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है और एल्वियोलाइज में गैस एक्सचेंज कर पाने की जो जगह है वो नहीं बचती और पेशेंट में गैसियस एक्सचेंज ना हो पाने के कारण पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में रहता है और थोड़ी बहुत भी फिज़िकल एक्टिविटी यदि कर ले तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वो रेस्टलेस हो सकता है। तो जैसे ही निमोनिया का पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि इसे हम रेस्ट प्रोवाइड करवाएं, इसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को लगभग मिनिमाइज़ कर दें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।